आप सभी प्यारे व्यूअर्स का अगेन वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास बेस्ड है टाइम्स ऑफ इंडिया के इस एडिटोरियल पे। लोन रेंजर्स इसका टाइटल है, फाइनेंशियल आर्टिकल है। रोज द हिंदू की पूंछ हमें नहीं पकड़नी है। द हिंदू से आपका एग्जाम पेपर नहीं बनेगा, वो एक जरिया है सीखने का। और उसी तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, द इकोनॉमिस्ट, ये सभी न्यूज़पेपर मैगजीन्स भी जरिया बननी चाहिए। इसलिए अलग अलग सोर्सेज से आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस को मैं सोर्स करता हूँ। आज की क्लास फाइनेंशियल है तो फाइनेंस और बैंकिंग के बारे में आपको सीखने और पढ़ने को मिलेगा। ये क्विज़ है आपका। इस क्लास में जो आप सीखें इस क्विज़ पे अप्लाई करें एट द एंड ऑफ द सेशन। ऊपर मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस, नीचे ग्रामर के और वोकैबलरी के। तो मन से सीखो, 10 में से 10 आपको मार्क्स मिलने चाहिए। शुरू करते हैं इस क्लास को। आइए कुछ नया सीख। ऑलराइट, कह रहा है जी लोन रेंजर्स। देखो, इसके लिए थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में जाना होगा, या यूं कह दूं मैं, एक टर्म सीखनी पड़ेगी। LONE। ये क्या लिखा हुआ है? LOAN। ये लोन जो है ना, ये तो है कर्जा। और ये जो LONE है, ये होता है अलोन, अकेला। भाई अलोन को ही हम लोन बोल देते हैं, अ को निकाल के। लोन रेंजर या लोन वुल्फ वो होता है एक ऐसा सोल्जर, एक ऐसा आदमी जो एक मिशन पे अकेला काम करता है। लोन वुल्फ, लोन रेंजर। जैसे अपना R&AW का, जिसको आप रो बोलते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसका कोई आपको ऑफिसर किसी दूसरी कंट्री में किसी मिशन पे मिले तो वो लोन रेंजर होगा, है ना। अपने आप के ऊपर ही वो डिपेंड करेगा, अपने हिसाब से मिशन को चलाएगा। लोन वुल्फ अटैक्स वो अटैक्स होते हैं जिसमें एक ही आदमी जो है कोई अटैक करता है ना, उसके आगे पीछे किसी ने उसकी हेल्प नहीं की होती। कभी कभी आपने सुना होगा कि एक लोन वुल्फ अटैक हुआ है यूके में, नाइफ से एक आदमी ने चक्कुओं से कई लोगों को मार दिया। समझ पा रहे हैं? तो ये लोन रेंजर और लोन वुल्फ जो है ना, वहीं से हमने लोन रेंजर नाम का यहाँ टाइटल बनाया है। अब इसका मतलब क्या है जी? ये जो बैंकिंग के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFC, ये अब लोन रेंजर्स हो गई हैं। अकेले ही इनको निपटना है RBI की नई गाइडलाइन से। ये इंडिपेंडेंटली इन गाइडलाइंस को अब, समझ गए ना, हैंडल करेंगी। कोई इनकी मदद करने वाला अब इनको नहीं है। गाइडलाइंस देख लेते हैं क्या है। कह रहा है जी, लोन कोस्ट सर्ज एज RBI टाइटन्स रेगुलेशंस टू टेम्पर रैपिड कंज्यूमर क्रेडिट ग्रोथ। कह रहे लोन लेने की जो कॉस्ट है, जो कीमत है, वो बढ़ चुकी है, सर्ज कर चुकी है। सर्ज करना किसी चीज़ का स्काई रॉकेट, स्पाइक या इंक्रीज होना। और क्यों बढ़ी है भाई? कह रहा है एज, क्योंकि RBI जो है टाइट कर देता है और ज़्यादा कड़ा बनाता है रेगुलेशंस को या नियमों को। और क्यों? ताकि टेम्पर कर सकें, धीमा कर सके, मंदा कर सके तेज़ी से बढ़ती हुई कंज्यूमर क्रेडिट की ग्रोथ को। कंज्यूमर क्रेडिट क्या होता है? फ़ोन को आप EMI पे ले आए, गाड़ी को EMI पे ले आए, कुछ लोग कपड़े वपड़े भी ले आते हैं EMI पे क्रेडिट कार्ड से। तो ये सब कहलाता है कंज्यूमर क्रेडिट, जिसमें कोई गारंटी आप नहीं देते हैं। 5,000 का लोन लेना तो काय की गारंटी। तो कंज्यूमर क्रेडिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत रैपिड ग्रोथ कर रहा है। और RBI को टेंशन हो रही है कि कहीं यहाँ पे कोई क्राइसिस ना आ जाए, किसी दिन बहुत बड़े कंज्यूमर्स का एक जो है प्रोपोर्शन अपना लोन देने से मना कर दे और बैंकिंग सेक्टर डूब जाए। तो इसलिए इस ग्रोथ को धीमा करने के लिए लोन की कॉस्ट को बढ़ाया जा रहा है RBI के द्वारा। सेंटेंस समझ में आ गया? इसलिए अब ये सारी कंज्यूमर क्रेडिट वाली कंपनियां, बजाज फाइनेंस, पेटीएम, वेटीएम, ये लोन रेंजर्स हैं। अब ये अपने आप ही इससे निपटेंगी नई गाइडलाइन से। कोस्ट सब्जेक्ट है, सर्ज इसकी वर्ब है इंडेफिनिट टेंस में। एज कंजंक्शन के बाद RBI सब्जेक्ट है, टाइटन्स इसकी वर्ब है। सरकारी एजेंसी RBI, आगे द आना चाहिए टेक्निकली। टेम्पर करना, किसी चीज़ को धीमा या मंदा बनाना। एडजस्ट करना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एक लाइक और एक शेयर दे दो अभी से। मुझे पता आपने नहीं दिया, देंगे तो बहुत अच्छा होगा, वीडियो को रीच मिलेगी। इस आर्टिकल की सारी वोकैब पर नज़र डालते हैं ताकि इसको स्मूथली पढ़ सकें। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है।
राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सअप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सअप। चलिए वो कैब शीट आज की एन कंपस यहाँ से शुरू करना है। देखिए कंपस पता है ना आपको क्या होता है, प्रकार, जिससे आप जो वो गोला बनाते हो, वृत्त बनाते हो, सर्कल बनाते हो, बीच में उसकी नोक को गड़ा देते हो और फिर उसको गोल गोल घुमा के आप अपना सर्कल बना देते हो, तो वही कंपस है ये। और एन का मतलब होता है जी एक वर्ब लगाने वाला प्रीफिक्स, किसी नाउन को या एडजेक्टिव को वर्ब बनाने वाला प्रीफिक्स। एन कंपस का मतलब होता है उस प्रकार की तरह, उस कंपस की तरह किसी चीज़ को अपने गोले में या अपने दायरे में ले लेना। भाई जहाँ आपने प्रकार की नोक रखी और फिर उसको घुमाया पेंसिल को, तो पूरा वहाँ पे गोला बन जाएगा ना। वैसे ही अगर किसी चीज़ में, मतलब किसी एरिया में किसी चीज़ को आप अपने दायरे में ले, तो आप उसको एन कंपस करेंगे। टू इंक्लूड इन स्कोप बोल सकते हैं। हर जॉब एज अ सेक्रेटरी एनकम्पसेस अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसकी जो जॉब है सेक्रेटरी के तौर पे, वो अपने दायरे में रखती है, एनकम्पस करती है एक बहुत बड़ी रेंज को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की या जिम्मेदारियों की। एनकम्पस को इनकैप्सुलेट करना भी बोलते हैं। कैप्सूल क्या होता है भाई, एक कवर होता है, उस कवर के अंदर दवाई होती है, इस कवर को अपनी कैप्सूल बोल देते हैं। तो किसी चीज़ को कवर करना, एनकैप्सुलेट करना, एनकम्पस करना, है ना, सब सिनोनिम है एक दूसरे के। आज आप एनकम्पसिंग यानी दायरे में लेने वाला ये एडजेक्टिव जो आर्टिकल में देखेंगे। ये जो मैं लॉजिक आपको दे रहा हूँ ना, इसलिए दे रहा हूँ आपकी ज़िंदगी आसान बने। अगर आपको लगता है कि सीधे ही वर्ड आपको याद हो रहा है बिना किसी लॉजिक के, तो ठीक है। मैं तो कोशिश ये करता हूँ जैसे मैंने वोकैब को सीखा है, जाना है, और जैसे अंग्रेज़ों ने वर्ड बनाए हैं, है ना, वो चीज़ आपको मैं बताऊँ। जब आपको पता लग जाता है ना कोई चीज़ कैसे बनी है, तो फिर उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगला वर्ड है एंटेल। टेल मतलब पूंछ, आगे लगा है एन। एन से क्या बनता है, किसी चीज़ को अपने वर्ब बनाते हैं। तो एंटेल का मतलब है किसी चीज़ को अपनी टेल बनाना, यानी किसी चीज़ को पूंछ की तरह अपने पीछे पीछे लाना। समझ पाए मेरी बात को? भाई हार्डवर्क करोगे, हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, तो सक्सेस तो पूंछ बन के आएगी ना पीछे, आएगी नहीं आएगी? सक्सेसफुल हो गए तो पैसा तो पूंछ बन के आएगा ना पीछे पीछे। तो हार्डवर्क एंटेल्स सक्सेस एंड सक्सेस एंटेल्स मनी। समझ पाए? तो ये थोड़ा विजुलाइज करो, ये वर्ड बड़ा इजी है बनाना। किसी चीज़ को पूंछ बना के, टेल बना के पीछे लाना, या किसी चीज़ की तरफ लीड करना। हार्डवर्क एंटेल सक्सेस, हार्डवर्क सक्सेस को पीछे लाता है या हार्डवर्क सक्सेस की तरफ आपको ले जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना, लीड टू। फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंटेल हार्श पनिशमेंट इन इस्लामिक रिजीम्स। फाइनेंशियल फ्रॉड जो हैं वो पीछे पीछे पूंछ की तरह लेके आएंगे बहुत ही हार्श पनिशमेंट को, कड़ी सज़ा को इस्लामिक रिजीम्स में। ऐसी कंट्रीज जो इस्लाम के ऊपर चलती हैं, थियोक्रेसीज हैं, है ना, जैसे ईरान, पाकिस्तान, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, यूएई, अरब जो है, ओमान वगैरह, कतर। चलिए रिजल्ट इन भी बोल सकते हैं इसको। आज ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, इंटेल। अगला वर्ड है स्टेम फ्रॉम। देखिए स्टेम का मतलब होता है तना। पेड़ का तना आपने देखा होगा, है ना, यहाँ तना है और फिर ये पूरा पेड़ बनेगा। ये तना जो है ना, पेड़ का पावर हाउस होता है। यानी अगर आप तने को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये पेड़ खत्म हो जाएगा। कभी कभी तना जो है ज़मीन के नीचे भी रहता है। कुछ पौधों का, पेड़ों का तना जो है, स्टेम जो है, ज़मीन के अंदर ही रहता है। तो स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ का कहीं से निकलना या ओरिजिनेट होना। जैसे अगर देखा जाए तो पेड़ जो है तने से ही ओरिजिनेट हुआ है। तने के बाद की ग्रोथ ही पेड़ की रियल ग्रोथ होती है, ऐसा समझ लो। इस स्टेम, अगर स्टेम को निकाल दिया तो ग्रोथ भी खत्म हो जाएगी। स्टेम फ्रॉम करना, ओरिजिनेट फ्रॉम करना, इमर्ज फ्रॉम करना। द पैंडमिक हैज स्टेम्ड फ्रॉम द नेग्लिजेंस ऑफ चाइना। पैंडमिक जो है स्टेम फ्रॉम हुई है, ओरिजिनेट हुई है चाइना की लापरवाही से। अब सुन रहे हैं वहाँ पे एक और पैंडमिक भी हो रही है, नई वाली, है ना। चलिए इसको अपीयर फ्रॉम, मटेरियलाइज फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, अराइज फ्रॉम, सभी ये फ्रॉम लगा करके इन वर्ड से बताया जाता है। फ्रॉम प्रेपोजिशन इन सभी के साथ में फिक्स्ड है।
एक और वर्ड अपने पास एट्रीब्यूट या एस्क्राइब। एट्रीब्यूट या एस्क्राइब दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ के बताना, और ऐसे बताना कि दूसरी चीज़ की वजह से ये वाली चीज़ हुई है। जैसे आपका पेपर पास नहीं हुआ तो आपने बोल दिया मेरा पेपर पास नहीं हुआ क्योंकि मैं बीमार था। तो यू एट्रीब्यूटेड योर फेलियर इन द एग्जाम टू योर इलनेस, या यू एस्क्राइब योर फेलियर इन द एग्जाम टू योर बैड हेल्थ या सिकनेस। समझ पाए? बहुत रूटीन लैंग्वेज वाले वर्ड्स हैं, ये यूज़ कर सकते हो आप इनको, ठीक है ना। तो किसी चीज़ का रीज़न बताना, और ये स्ट्रक्चर ऐसी रहेगी, एट्रीब्यूट समथिंग टू समथिंग एल्स। आई एट्रीब्यूट माई फेलियर टू माई सिकनेस, आई एट्रीब्यूट टू दिस टू दैट। राइजिंग इन्फ्लेशन इन फूड प्रोडक्ट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू बैड मानसून एंड क्रॉप फेलियर। बढ़ती हुई जो महंगाई है खाने पीने की चीज़ों में, वो एट्रीब्यूट की जा सकती है खराब मानसून पे और फसलों के खराब होने पे, क्रॉप फेलियर पे, ठीक है। एट्रीब्यूटेड टू। स्ट्रक्चर बड़ी प्यारी है। लास्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, विविसेक्ट, सेकंड लास्ट वर्ड है ये। देखिए सेक्ट का मतलब होता है तोड़ना, काटना, सेक्शंस बनाना। मान लीजिए ये ब्रेड का टुकड़ा है, आपने इसको ऐसे कर दिया, चलो ब्रेड तो नहीं पिज्जा है मान लो, ठीक है। ये पिज्जा के आपने ऐसे कर दिया 8 टुकड़े, 8 स्लाइस बन गए छोटे छोटे, तो ये आपने सेट किया, पिज्जा को बीच में से काट दिया। और वीवी का मतलब क्या होता है? देखिए वाई एक फ्रेज होता है अंग्रेजी में, एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है जीवन। वीवी का मतलब होता है जिसमें वाई हो, जो जीवित हो, जो लिविंग हो या अलाइव हो। तो वीवी सेट का मतलब क्या हो गया? किसी अलाइव टिश्यू को सेट करके एग्जामिन करना, कट और एग्जामिन अ लिविंग बॉडी। समझ पाया मेरी बात को? डॉक्टर जब आपको विविसेक्ट करेगा तो आपका पेट चीरेगा, उसमें से कुछ कमी है तो सही करेगा, ना अब ऑपरेट करेगा आपको पेट में, कुछ भी ऐसा काम करेगा जिसमें आप जिंदा हो और आपका शरीर खोला जा रहा है। अब देखो ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी का वर्ड है विविसेक्ट, जो ऑपरेशन से रिलेटेड है, जिंदे आदमियों को काटने चीटने में, वहीं से आप इस वर्ड का दूसरा मीनिंग निकालें, किसी चीज़ को एग्जामिन करना जो प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग हो। समझ पाए? कोई स्कीम सरकारी चल रही है, अभी भी एग्जिस्टिंग है, अभी भी वो स्कीम जिंदा है, आप उस स्कीम की ऑडिट कर रहे हो, उसको एग्जामिन कर रहे हो, इसमें क्या कमियां हैं, तो आप उस स्कीम को विविसेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। द कंपनी हायर्ड अ टीम ऑफ कंसल्टेंट्स टू विविसेक्ट इट्स ऑपरेशंस। कंपनी ने हायर किया कंसल्टेंट्स की टीम को ताकि वो कंपनी के ऑपरेशंस को विविसेक्ट कर सकें, खोल करके एनालाइज कर सकें, एंड फाइंड आउट द फ्लॉज दैट इनहिबिट एफिशिएंसीज, और फाइंड आउट करें उन कमियों को जो इनहिबिट करती हैं, जो कम करती हैं कंपनी की कार्यकुशलता को, जो है एफिशिएंसी को। मेरे ख्याल से वर्ड अब कभी नहीं भूलोगे आप, है ना, विविसेक्ट। अब मुझे ये बताओ, विविसेक्ट और डाइसेक्ट में कुछ फ़र्क नहीं है, डिसेक्ट में कुछ फ़र्क नहीं है। विविसेक्ट और डिसेक्ट एक ही हैं। डिस मतलब डिफरेंट, सेक्ट मतलब हिस्से। विविसेक्ट में तो आप जिंदा चीज़ को काटोगे, डिसेक्ट में आप जरूरी नहीं है कोई चीज़ जिंदा ही हो या एग्जिस्ट करती हो प्रेजेंट में, आप बस किसी भी चीज़ को काट के एनालाइज करोगे, खोल करके उसको समझोगे। एनालाइज करना, डायग्नोसिस करना इसके सिनोनिम है। चलिए लास्ट वर्ड अपने पास कोलैटरल। कोलैटरल वर्ड के 2 मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग होता है गारंटी या प्लेज। आपने बैंक से लोन लिया होम लोन के लिए, तो आप क्या करेंगे? अपने होम के जो कागज़ हैं, प्लॉट के जो कागज़ हैं जिस पे घर बनाना है, वो बैंक को दे देंगे कि मेरे घर के कागज़ रखो, मुझे 50 लाख 1 करोड़ रुपए दो, मैं इस पे 4 मंजिला घर बनाऊंगा, 20-30 साल में आपका लोन वापस करूंगा और तब मेरे कागज़ मुझे वापस कर देना। समझ पाए? तो वो घर के कागज़ जो आपने रखे हैं वो प्लेज या गारंटी कहलाएंगे, कोलेट्रल कहलाएंगे। तो पहला मीनिंग समझ गए कोलेट्रल का। अब दूसरा मीनिंग समझो। कोलेट्रल का मतलब होता है जो साथ में हो, लेटरल हो, को, जो सेकेंडरी हो। जैसे आप गए थे दिल्ली एग्ज़ाम देने, लेकिन अपने दोस्त से भी मिले आए, तो ये कोलेट्रल आपने जो है ना, यूटिलिटी जो है दिल्ली जाने से पूरी की। समझ पाए? जैसे गेहूं के साथ में घुन पिस गया, तो गेहूं पिसी गई थी लेकिन साथ में सेकेंडरी जो है घुन पिसा, तो घुन जो है कोलेटरली पिसा गया है, प्राइमरली नहीं, कोलेटरली यानी सेकेंडरली। दोनों ही तरीके से यूज करके दिखा रहा हूं इस वर्ड को। शी यूज्ड हर हाउस एज अ कोलेटरल फॉर द लोन। उसने यूज किया अपने घर को लोन के लिए गारंटी के तौर पे, प्लेज के तौर पे। और दूसरा,
वॉर्स ऑफ्टन एंड अप कॉजिंग कोलेटरल डैमेजेस इन टर्म ऑफ सिविलियन डेथ्स। युद्ध जो हैं, जंग जो हैं, अक्सर वो एंड अप होती हैं कॉज करते हुए, कारण बनते हुए कोलेटरल डैमेजेस का। कोलेटरल डैमेजेस वो डैमेजेस हैं जो सेकेंडरी हैं, और ये कैसे आई हैं? सिविलियन डेथ्स के तौर पे। तो जंग तो हो रही है फौजियों के बीच में, हमास और इसराइल के बीच में, इसराइल की फौज के बीच में, लेकिन मर रहे हैं औरतें और बच्चे। औरतें और बच्चे जो हैं कोलेटरल डैमेज हैं, सेकेंडरी डैमेज है इस जंग का। चलिए 5-6 वर्ड्स डिटेल में करवा दिए। अगेन हर वर्ड को कोशिश यही रहती है, मैं बोल जाऊं और आप सुन के दूसरे कान से निकाल दो, उससे अच्छा है मैं वर्ड को ब्रेक करके बताऊं जैसे मैंने पर्सनली इन वर्ड्स को याद किया है। अब एक समरी लो आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। आपने देखा होगा आजकल हर आदमी ईएमआई बना रहा है। लोन लेना कपड़ों पे, फ़ोन पे, शादी के लिए लोन ले रहे हैं लोग, गाड़ी के लिए तो लेते ही थे पहले से ही। 10-5 हज़ार की चीज़ पे भी लोन लेने लगे हैं लोग, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये की ईएमआई बना करके। अब ये लोगों को सुविधा जो मिल रही है ना, इसका एक नेगेटिव जो है ना कॉन्सिक्वेंस भी है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये है कि कभी कभी ये जो 100-100, 200-200 रुपये की ईएमआई आप बनाते हो, इससे आप गलत चीज़ें भी बाय कर लेते हो जो आपको चाहिए नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन लोन्स को कभी कभी चुका नहीं पाते हैं, जॉब जाने की वजह से, बीमार हो गए, नौकरी पे नहीं गए, तो 2,000-3,000 की जो ईएमआई है वो भी नहीं चुका पाए। तो कभी ना कभी जा करके जो ये तेज़ी से लोन लेने का कल्चर है, ये एक बबल बन के फटेगा और कई कंपनियां जो है बैंकरप्ट हो जाएंगी। आरबीआई को ये चीज़ पहले से दिख गई और इसलिए आरबीआई ने कुछ नई गाइडलाइंस निकाली हैं, जिसकी वजह से अब ये लोन और महंगे मिलेंगे, थोड़ी सी इस इंडस्ट्री में ग्रोथ कम होगी। आरबीआई चाहता है कि अंधाधुन लोग कर्ज लेना बैंकों से बंद करें। चलिए शुरू करें आर्टिकल को। एनालाइज करके बता रहा है, एनालिसिस करके, विश्लेषण करके आरबीआई का क्या मानना है, एनालाइजिंग टोन है। करेक्ट। अब देखो बैंकिंग आर्टिकल जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता, आज पूरा फायदा लेना है इसका। करेक्ट, कंज्यूमर क्रेडिट एनकम्पेसिंग पर्सनल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड ड्यूज इज poised to incur higher costs following the Reserve Bank of India's और आरबीआई recent adjustments to regulations। कह रहे कंज्यूमर क्रेडिट जो है, जो अनसिक्योर्ड लोन्स की मार्केट है, जिसमें कोई घर के कागज नहीं रखे होते, 2,000 से लेकर के 20 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिल जाता है। कह रहा है उपभोक्ता का जो कर्जे का मार्केट है, जो एनकम्पेस करता है, एनकैप्सुलेट करता है, इंक्लूड करता है अपने दायरे में पर्सनल लोन को और क्रेडिट कार्ड की ड्यूज को। कह रहा है ये क्रेडिट मार्केट जो है ना पोइज्ड है, रेडी है, तैयार है कि ये इनकर करेगा हायर कॉस्ट को और ज़्यादा कीमत को। और कब भाई? बाद में या फॉलोइंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रीसेंट एडजस्टमेंट्स के, जो रिसेंटली एडजस्टमेंट आरबीआई ने की हैं। और एडजस्टमेंट किस में की हैं? रेगुलेशंस में, यानी नियमों में। अब ये कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं? कह रहा है जी एम्ड एट टेम्परिंग द एक्सपेंशन ऑफ दिस फाइनेंशियल सेगमेंट। ये वही एडजस्टमेंट्स हैं जो एम्ड एट हैं, जिनका एम बना हुआ है, जिनका ऑब्जेक्टिव या टारगेट है कि ये टेम्पर करेंगी, धीमा बनाएंगी, डी इंटेंसिफाई करेंगी बढ़ती हुई बढ़त को, एक्सपांशन को, विस्तार को इस फाइनेंशियल सेगमेंट के, कंज्यूमर क्रेडिट की मार्केट के। तो सिक्योर्ड लोन तो जितने मर्जी बढ़े उतना अच्छा है। घर के कागज़ रख करके आप कभी भी गलत काम के लिए लोन नहीं लोगे। लेकिन कुछ लोग जो गलत काम के लिए भी लोन लेते हैं, या ऐसा लोन लेते हैं जिसमें गारंटी तो पीछे कुछ होती नहीं। तो आरबीआई चाहती है कि इस पूरे मार्केट को, इसके एक्सपांशन को धीमा बनाया जाए, है ना, सेगमेंट को स्लो किया जाए। क्रेडिट जो है इसकी वर्ब है इज, पोइज्ड का मतलब है रेडी। व्हेन यू आर वेल पोइज्ड टू डू समथिंग, आप उस काम को करने के लिए अच्छे से तैयार है। आई एम वेल पोइज्ड टू अपीयर इन दिस एग्जाम, मैं अच्छे से तैयार हूँ इस पेपर में बैठने के लिए। एनकम्पेसिंग, एनकैप्सुलेटिंग, इंक्लूडिंग, इनकॉर्पोरेटिंग, है ना, किसी चीज़ को अपने कंपस में, कैप्सूल में, दायरे में लेने वाला। चलिए, अच्छा, टेम्पर करना, किसी चीज़ को मंदा करना, धीमा करना। एक्सपांशन मतलब विस्तार, ग्रोथ, इंक्रीज, है ना। अब एक कॉन्सेप्ट करवाएंगे आपको, प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखो कॉन्सेप्ट ये है, एम और प्लान जो दो वर्ब्स हैं, इनको यूज़ करने के दो तरीके हैं। एम के बाद में एट भी लगेगा और टू भी लगेगा। एम एट समथिंग या एम एट डूइंग समथिंग, एट प्रेपोजिशन है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी ले लेगी और नाउन भी ले लेगी। या फिर एम टू डू समथिंग, ऐसा आप लिखें। वैसे ही प्लान
ऑन डूइंग समथिंग, यहाँ ऑन लगता है, आई प्लान ऑन गोइंग देयर, मैं प्लान कर रहा हूँ वहाँ जाने का। इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, प्लान टू डू समथिंग। याद रह जाएगा इतना। इन दोनों वर्ब्स के साथ में इन्फिनेटिव भी लगता है, या फिर एम के साथ में एट और प्लान के साथ में ऑन लगता है। अच्छा, अगर ये वर्ब ना हो तो एम्ड एडजेक्टिव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होगा, अपने साथ में एट ले लेगा, प्लस में समथिंग ले लेगा। और इसको अगर आपको चेंज करना हो तो आप इसको एमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल बना करके टू इन्फिनेटिव लगा करके बना सकते हो। अब ये चीज़ें आपको याद तब रहेंगी जब आप इनको 2-3 बार देखोगे, अलग अलग जगह रीडिंग करते हुए इनको एनकाउंटर करोगे, साफ सुंदर नोट्स बनाओगे। फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है इनको यूज़ करने का। अब कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूँ। अ न्यू स्कीम एम्ड एट एम्पावरिंग द पुअर हैज़ बीन लॉन्च्ड। एक नई स्कीम जो एम्ड है पुअर को एम्पावर करने में, गरीब लोगों को सशक्त बनाने में, लॉन्च कर दी गई है। एम्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, स्कीम के लिए पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। कौन सी स्कीम? जो एम्ड है। स्कीम की वर्ब तो आगे रखी हुई है, देखो हैज़ बीन लॉन्च्ड। स्कीम की वर्ब नहीं है एम्ड, स्कीम ये एम्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव जो है एम एट एम्पावरिंग जो आपने लिखा है ना, आप इसकी जगह लिखे हैं अगर चाहे तो एमिंग टू एम्पावर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एम एट समथिंग और एम टू डू समथिंग, एमिंग टू एम्पावर भी यहां पे सही होता। एक कॉन्सेप्ट और देखो, दोनों में से कौन सा बढ़िया है? दोनों सही हैं, जिसको आप लगाना हो उसको वैसे लगा सकते हो। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम एमिंग टू एम्पावर द पुअर। सरकार ने लॉन्च किया एक नई स्कीम को जो एम करती है पुअर को एम्पावर करने में। यहाँ पे एमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, स्कीम के लिए आया है, एमिंग टू एम्पावर सही है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, एम्ड एट एम्पावरिंग द पुअर। आपकी श्रद्धा, आपकी इच्छा, आप कैसे लगाना चाहें। अब वर्ब फॉर्म में देखते हैं। व्हाट एक्शंस आर द बैंक प्लानिंग ऑन टेकिंग अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स। क्या एक्शन जो है बैंक जो है प्लान कर रहा है लेने को डिफॉल्टर्स के खिलाफ। बैंक प्लानिंग ऑन टेकिंग, प्लान ऑन टेकिंग, इसको आप लिख सकते हैं प्लान टू टेक। तो प्लानिंग ऑन टेकिंग की जगह मैं लिख देता हूं बैंक इज प्लानिंग टू टेक। ठीक है, सही कौन सा है? दोनों सही हैं। आई प्लान ऑन स्टडिंग एंड आई प्लान टू स्टडी। आई एम टू डू समथिंग और आई एम एट डूइंग समथिंग। चलिए, कॉन्सेप्ट याद रखना, आज के क्विज में आपसे पूछा हुआ है, साफ सुंदर सा स्क्रीनशॉट लो इसका, जब किसी नेक्स्ट क्लास में आएगा वहां पे फिर से आपको रिवाइज करवाएंगे। बढ़े आगे। आगे कह रहा है जी, बोथ बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और एनबीएफसीज विल एक्सपीरियंस एन ऑगमेंटेशन इन रिस्क वेट्स एसोसिएटेड विद दीज लोन्स। कह रहे दोनों ही बैंक भी और एनबीएफसीज भी वो एक्सपीरियंस करेंगी, वो सहेंगी या अनुभव करेंगी, महसूस करेंगी एक बढ़ावे को, इंक्रीज को, ऑगमेंटेशन को, जो है रिस्क वेट्स में जो जुड़ी होती है इन लोन्स के साथ। तो कोई भी लोन अगर बैंक देता है, मान लो 1000 रुपये का लोन बैंक को देना है, तो बैंक को पहले 100 रुपये जो है वो आरबीआई के पास जमा रखने होंगे। समझे मेरी बात को? क्योंकि ये 1000 रुपये जो है बैंक के खुद के नहीं होते, ये बैंक जो है पब्लिक से ही लेता है, आपसे और मेरे से ही। अपनी एफडी जो है हमारी बैंकों में पड़ी रहती है। तो पब्लिक मनी को जब बैंक आगे लोन देता है तो 1000 के 1000 रुपये लेकर के नहीं दे सकता। बैंक पीछे 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, जो भी आरबीआई बता रहा है वो पीछे आरबीआई को, बैंक को रखने पड़ेंगे सिक्योर्ड। तो ये 200 रुपये जो है बैंक की कॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ब्याज तो इस पर भी देना है और ये इसका कुछ यूज नहीं कर सकता। ये 200 कहलाता है बैंक का रिस्क वेट्स। कह रहा है जी अब बैंक और ये एनबीएफसी जो हैं ये एक इंक्रीज को, ऑगमेंटेशन को फील करेंगी अपने रिस्क वेट में। 200 की जगह हो सकता है आरबीआई बोले अब तुम 300 रुपये अलग रखो, 700 का लोन तुम्हें देना है, 300 रुपये का ब्याज तुम खुद से दोगे अपनी जेब से। कह रहा है जो जुड़े होते हैं लोन्स के साथ में इन दीज लोन्स। और ये सारा काम कैसे होगा जी? एंटेलिंग द एलोकेशन ऑफ मोर कैपिटल कॉन्सिक्वेंटली लीडिंग टू एन एलिवेशन इन इंटरेस्ट रेट्स। कह रहा है ये सारा काम होगा एंटेल करते हुए, लीड टू करते हुए एलोकेशन को, और ज़्यादा कैपिटल की, और ज़्यादा पैसा आपको चाहिए होगा, क्योंकि अब लोन आप कम दे पाओगे और ज़्यादा कैपिटल लाओगे कहीं से। और इस प्रकार से
कॉन्सिक्वेंटली एज ए कॉन्सिक्वेंस नतीजन लीड टू करते हुए एक एलिवेशन की तरफ, उछाल की तरफ इंटरेस्ट रेट्स में। समझ गए ना? बैंक को जब ज़्यादा पैसा अलग से आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, उस पैसे पे ब्याज तो देना ही पड़ रहा है एफडी वाला सबको, तो बैंक की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ते ही इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगी जिस पे आप बैंक से लोन लिया करते थे। तो ये लंबा सेंटेंस बैंक्स और एनबीएफसीज की वर्ब है विल एक्सपीरियंस, ऑगमेंटेशन, एलिवेशन, दोनों का मतलब होता है इंक्रीज या सर्ज, किसी चीज़ में उछाल, एंटेल करना, किसी चीज़ को पूंछ बना के पीछे लाना या किसी चीज़ की तरफ लीड टू करना। कह रहा है एडिशनली देयर हैज़ बीन एन इंक्रीमेंट इन रिस्क वेट्स फॉर बैंक लैंडिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनबीएफसीज। कह रहे हैं साथ ही साथ एक इंक्रीमेंट आया रिस्क वेट में बैंकों के लिए भी जो एनबीएफसीज को लोन देती हैं। तो जैसे पेटीएम एक एनबीएफसी है, पेटीएम से लोन मिल जाता है आपको, तो पेटीएम का खुद का पैसा नहीं है वो। विजय गोयल जो है पेटीएम के जो सीएम है या जो प्रमोटर है, मालिक है, फाउंडर, उनका पैसा नहीं है वो पेटीएम ने लोगों के पेमेंट बैंक से उठाया पैसा या फिर किसी एक्सिस बैंक से उधार लिया है। तो अब एक्सिस बैंक को अगर पेटीएम को उधारी में पैसा देना है तो एक्सिस बैंक को भी अब अलग से ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, साइड में रिस्क वेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो पेटीएम का पैसा महंगा हो गया, फिर पेटीएम को आगे पैसा देना है लोन में, तो पेटीएम को भी कुछ पैसा अलग से ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एंड कंज्यूमर के लिए लोन की किस्तों की रेट बहुत, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी। पूरी कहानी मेरे ख्याल समझ गए। इंक्रीमेंट की वर्ब है हैज़ बिन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी दीज रेगुलेटरी, ये ऊपर देखा ना हमने इंक्रीमेंट की वर्ब हैज़ बिन क्यों है, क्लोज देयर से शुरू हुआ है, वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आएगी, इंक्रीमेंट सिंगुलर है इसलिए हैज़ बिन लिखा गया है। अगर यहाँ इंक्रीमेंट्स होता तो वर्ब क्या होती, हैव बिन। मेंटल एक्सरसाइजेस किया करो ये वाली, जब 2 3 4 बार करोगे तो 1 नंबर मुफ्त मिलेगा एग्जाम में, जहाँ एक क्वेश्चन लिखेगा आपको, है ना। कह रहे दीज रेगुलेटरी मेजर्स आर नॉट अनएक्सपेक्टेड गिवन द आरबीआईज कंसिस्टेंट सिग्नल ऑफ डिस्कम्फर्ट। कह रहे ये सारे रेगुलेटरी मेजर्स जो हैं, ये सारे जो नियम जो हैं, पॉलिसी डिसीजन जो हैं, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये कुछ सरप्राइज नहीं है हमारे लिए। और क्यों? देखते हुए गिवन आरबीआई की लगातार बनी हुई कंसिस्टेंट सिग्नल को जो है डिस्कम्फर्ट का, परेशानी का। आरबीआई को इन छोटे मोटे लोन से हमेशा से परेशानी रही है, बहुत सारे सिग्नल आरबीआई ऑलरेडी दे चुका है, तो हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है ये नए जो कानून आरबीआई ने बनाए हैं। मेजर्स की वर्ब है आर, गिवन का मतलब है कंसीडरिंग या देखते हुए। कह रहा द सेंट्रल बैंक नोटेड दैट द एनुअल ग्रोथ इन रिटेल क्रेडिट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स सर्ज टू 30%। आरबीआई ने नोट किया, सेंट्रल बैंक ने इस चीज़ की तरफ ध्यान खींचा कि जो सालाना ग्रोथ है, कंपाउंड ग्रोथ है रिटेल क्रेडिट में पिछले कई सालों में, वो बढ़ गई है 30%। तो इस साल अगर 100 रुपये के लोन हुए, अगले साल 130 के, फिर उससे अगले साल 169 के, 30% के चक्रवृद्धि ब्याज से ये बाजार कई सालों से बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ ग्रोथ है ये। कह रहा है जी प्राइमरली प्रोपेल्ड बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिट, ये मुख्यतः जो ग्रोथ है प्रोपेल्ड है, पुश्ड है, ड्रिवन है अनसिक्योर्ड क्रेडिट के द्वारा। अनसिक्योर्ड क्रेडिट मैंने आपको बता दिया जिसमें कोई गारंटी नहीं होती, है ना। फ़ोन ले लिया 20,000 का किस्तों पे, 500 रुपये महीने की, 5 साल की, तो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिट है। तो इसी से ये सारा मार्केट बढ़ता जा रहा है। कह रहा है वाइल क्रेडिट टू अदर सेक्टर्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड हैज़ ग्रोन एट अ मॉडरेट रेट ऑफ 12 से 14%। कह रहा है जबकि जो क्रेडिट है दूसरे सेक्टर्स में, इंडस्ट्री को, बिजनेसेस को, एग्रीकल्चर को, एमएसएमई को, कह रहा है इन सेक्टर्स में जो लोन्स है, क्रेडिट है, इस पूरे पीरियड के दौरान उसने ग्रो किया है बहुत ही मंदी रफ्तार से, जो है 12 से 14% की। तो लोग व्यापार करने के लिए कम लोन ले रहे हैं, लोग किस्तों पे कपड़े खरीदने के लिए, जूता खरीदने के लिए ज़्यादा लोन ले रहे हैं। सेंटेंस की भावना समझ में आ गई ना। सेंट्रल बैंक सब्जेक्ट, नोटेड इसकी वर्ब, एनुअल ग्रोथ सब्जेक्ट, एनुअल ग्रोथ सब्जेक्ट, सर्ज इसकी वर्ब, प्रोपेल्ड यानी ड्रिवन। जब भी कोई चीज़, प्रोपेल्ड क्या होता है, प्रोपेलर होता है रॉकेट जो किसी चीज़ को ऊपर लेकर के जाता है,
रॉकेट का काम यही है ना। तो ये जो 30% का रॉकेट लगा है, इसका प्रोपेलर भी अनसिक्योर्ड क्रेडिट है, बिना किसी गारंटी का या कोलेटरल का लोन है। क्रेडिट की वर्ब है दूसरे की, हैज़ ग्रॉन। कह रहा है द सोर्स ऑफ द आरबीआईज एप्रीहेंशन प्राइमरली स्टेम्स फ्रॉम द स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द रिटेल क्रेडिट मार्केट। कह रहा है जो सोर्स है, जो जरिया है आरबीआई की एप्रीहेंशन का, आरबीआई के डर का। एप्रीहेंशन क्या होता है? किसी चीज़ को लेकर के शक या डर हो, वो होता है। कह रहा है ये मुख्यतः स्टेम फ्रॉम होता है, निकल करके आता है, ओरिजिनेट होता है बुनियादी बदलावों से, स्ट्रक्चरल शिफ्ट से, जो रिटेल क्रेडिट मार्केट में आ रहे हैं। कह रहा है और ये कैसे हो रहे हैं? फ्यूल्ड बाय एनबीएफसीज। ये सारे बुनियादी बदलाव जो हैं फ्यूल्ड हैं, इनका ईंधन है, इनका फ्यूल है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बजाज फाइनेंस, मन्नापुरम, मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस, है ना। ये सब के सब अनसिक्योर्ड लोन्स वाली कंपनियां हैं। सोर्स की वर्ब है स्टेम फ्रॉम। स्टेम फ्रॉम करना किसी चीज़ का, ओरिजिनेट फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, अपीयर फ्रॉम, है ना, कहीं से निकलना। स्टेम यानी तना, याद है ना, तने से जोड़ के बताया था। फ्यूल्ड, प्रोपेल्ड एक ही बात है। कौन सी चीज़ कैसे आगे बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, वो फ्यूल्ड या प्रोपेल्ड होगी। ये दोनों वर्ड्स जो है ना एक दूसरे के सिनोनिम्स है। एप्रीहेंशन होता है आपका डर या किसी चीज़ को लेकर के आपका शक। कह रहा रिमार्केबली द मार्केट शेयर्स ऑफ एनबीएफसीज इन द रिटेल स्पेस हैज एक्सपेंडेड बाय 1.8 टाइम्स बिटवीन 2015 एंड जून 2022। रिमार्केबल बात यह है, बहुत हैरानी की बात यह है कि जो बाजार का शेयर है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का रिटेल स्पेस में, खुदरा ग्राहकों में, कह रहा है वो एक्सपेंड हो गया है 8 गुना, 80% यानी 1.8 गुना 2015 से 2022 तक, है ना। 80% ग्रोथ हो गया है हमारा कंज्यूमर क्रेडिट पिछले 5-7 सालों में। शेयर की वर्ब है हैज़ एक्सपेंडेड। और ये कैसे हुआ है? परसिस्टिंग इवन आफ्टर द शॉक टू एनबीएफसी इकोसिस्टम फॉलोइंग द आईएलएफएस डिफॉल्ट इन 2018। कह रहे जी ये सारा काम हुआ है परसिस्ट करते हुए, कंटिन्यू करते हुए, रिमेन करते हुए, यहाँ तक कि उस शॉक के बाद में भी जो पूरे एनबीएफसी के इकोसिस्टम में आया था। और कब? जब आईएलएफएस नाम की एनबीएफसी ने डिफ़ॉल्ट किया था 2018 में। आईएलएफएस आपने सुना होगा, कंपनी है, डूबी है ये 4-5 साल पहले, एक एनबीएफसी थी। इसने भी बहुत सारे लोन बांटे और वापस नहीं आए, कंपनी को बैंकरप्ट होना पड़ा, स्कैम भी हुआ इसमें। तो ये शॉक आने के बावजूद भी 80% बाजार बढ़ चुका है इन कंपनियों का पिछले 7 सालों में। मार्केट शेयर की वर्ब है हैज़ एक्सपेंडेड, परसिस्टिंग, रिमेनिंग, कंटिन्यूइंग, है ना, किसी चीज़ का लगातार बने रहना। इकोसिस्टम आप समझते हैं, पूरा ढांचा, पूरा जो एनवायरनमेंट है किसी भी चीज़ का। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है बैंकरप्सी या फेलियर टू पे। कह रहा है जी दिस परसिस्टेंस इज एट्रीब्यूटेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ डिजिटल लेंडिंग एंड अर्ली मूवर एडवांटेज एग्जिबिटेड बाय एनबीएफसीज। कह रहा है ये जो कंटिन्यूएंस है लगातार 30% से ग्रो करने की, परसिस्टेंस है, ये एट्रीब्यूट की जा सकती है, एस्क्राइब की जा सकती है किस चीज़ पे? अब टू लगा के बता रहा है, उस इन्फ्लुएंस पे जो है डिजिटल लेंडिंग का। घर से ही फ़ोन पे ही आपने कुछ उधार ले लिया डिजिटली, इसकी वजह से ग्रोथ बनी हुई है। कहीं जाना नहीं पड़ता, बैठा बैठा आदमी कुछ ना कुछ ऑर्डर करता रहता है, ईएमआई बनाता रहता है, डिजिटल। और जो अर्ली मूवर एडवांटेज है, जो जल्दी बाजार शुरू करने की एडवांटेज है एनबीएफसीज को, जैसे ही थोड़ा बहुत पैसा इंडिया में आने लगा, ये लोन वाली कंपनियां खड़ी हो गई, अर्ली मूवर एडवांटेज इनको मिलेगी। जो कंपनियां बाद में आएंगी वो स्ट्रगल करेंगी, जो पहले आ गई वो ब्रांड बन गई, है ना। परसिस्टेंस की वर्ब है इज एट्रीब्यूट करना, एस्क्राइब करना समथिंग टू समथिंग। टू लगेगा, ऑन मत लगाना, ऐड मत लगाना। ऑन ऐड जो है एट्रीब्यूट के बाद गलत होते हैं। एग्जिबिट, एग्जिबिट, डिमॉन्स्ट्रेट, शो, किसी चीज़ को दिखाना। चलिए अब लास्ट पैराग्राफ है, फिर अपने आएंगे इसके क्वेश्चंस पे। कह रहा है जी काफरल, अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय द आरबीआई डिसेक्टेड रिटेल बोरोवर अकाउंट्स बेस्ड ऑन एज ग्रुप्स। कह रहा है इस कंपनी ने, काफराल ने, जो कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो आरबीआई ने इस्टेब्लिश किया है, फॉर्म किया है, कह रहा है इसने एनालाइज किया, डिसेक्ट किया, विविसेक्ट किया रिटेल बोरोवर के अकाउंट को, खुदरा ग्राहकों के, लोन लेने वाले लोगों के अकाउंट को, उनके एज ग्रुप के हिसाब से, उनके उम्र के ग्रुप के हिसाब से। क्या पाया इसने? अप टू द एज ऑफ 25
NBFCs एंड फिनटेक्स कंटिन्यू टू डोमिनेट लेंडिंग। 25 की एज तक NBFC और फिनटेक जो हैं, पेटीएम, अच्छा ये बजाज फाइनेंस, और भी फिनटेक कंपनी आजकल आ गई, मैं नाम भूल रहा हूँ इनके, कोई जूम के नाम से है, कोई जोरो के नाम से है। बस आप पैसे लो और 2,000-3,000 का लोन ले लो, जो आपसे 10,000 करके वापस लेंगे। कह रहा है जी 25 साल की एज तक जब बच्चे के पास कुछ नहीं होता, तब तक NBFC और फिनटेक जो हैं यही कंटिन्यू करती हैं मार्केट को डोमिनेट करना और मेंटेनिंग देयर लीड इवन इन 2535 एज ग्रुप, मेंटेन करते हुए अपनी लीड को, अपनी बढ़त को 25 से 35 के एज ग्रुप में। जब तक आदमी के पास कोई कागज ही नहीं है घर का, तो फिर इन्हीं से ही लोन लेगा वो 25-30% ब्याज पे। तो 25 से 35 तक यही कंपनियां डोमिनेट करती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या, इट इज़ ओनली अमंग मिडल एज कस्टमर्स हु आर मोर लाइकली टू पजेस कोलेट्रल दैट बैंक्स अज्यूम डोमिनेंस। कह रहे जी मिडल एज कस्टमर्स ही होते हैं 35 से 45-50 वाले, जो ज़्यादा लाइकली हैं कि वो पजेस करेंगे किसी सिक्योरिटी को। कह रहे वहीं में बैंक जो है अज्यूम करता है डोमिनेंस को, अपने प्रभाव को। बैंक तो बिना कभी गारंटी के आपको लोन नहीं देगा, NBFC दे सकती है। तो 25 से ऊपर, 35 के ऊपर आदमी लोगों के पास कुछ कमा लेते हैं, कुछ मकान दुकान है ना, और फिर बैंक से सिक्योर्ड लोन लेते हैं, वहीं पे बैंक जो है डोमिनेट करता है। कोलेटरल आप समझते हैं, गारंटी को बोलते हैं, सिक्योरिटी को बोलते हैं। कह रहा द इम्पैक्ट ऑफ लेंडिंग बाय NBFCs एंड फिनटेक ऑन कंजम्पशन is substantial given their focus on borrowers with relatively constrained access to credit। कह रहे जो इम्पैक्ट है लेंडिंग का, लेंडिंग मतलब लोन देना, NBFC और फिनटेक के द्वारा, कह रहा और किस पे, कंजम्पशन पे, वो बहुत सब्सटेंशियल है, बहुत बड़ा है, बहुत कंसीडरेबल है। क्योंकि ये लोन ले रहे हैं, दे रहे हैं आपको, इसलिए आप 35,000 का फ़ोन ले रहे हो। अगर लोन नहीं मिलता तो 5-10-12 हज़ार से ऊपर का फ़ोन आपने नहीं लेना था। क्योंकि ये लोन दे रहे हैं इसलिए आप हॉलीडे पे जा रहे हो, कहीं लोन लेकर के घूम के आओगे। कह रहा है जी कंजम्पशन पे इन कंपनियों का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। कह रहा है कि क्यों, देखते हुए उनके फोकस को, इन कंपनियों के उन बोरोअर्स पे जिनकी रिलेटिवली कंस्ट्रेंड एक्सेस होता है, जिनका तुलनात्मक रूप पे बहुत लिमिटेड एक्सेस होता है क्रेडिट के लिए। जिसको कहीं लोन नहीं मिलेगा उसको चोलामंडलम से लोन मिल जाएगा या पेटीएम से लोन मिल जाएगा, ठीक है ना। इम्पैक्ट की वर्ब है इज। अच्छा, सब्सटेंशियल यानी कंसीडरेबल, नोटिसेबल जो साइज में बहुत बड़ा हो। सब्सटेंटिव, इसका क्या मीनिंग होता है, सीरियस, थॉटफुल, जिसमें कोई मजाक मस्ती ना हो, जो एकदम ग्रेव हो, सोचा समझा हो, है ना, सब्सटेंटिव। इसको पेंसिव भी बोलते हैं, पेंसिव। और तीसरा वर्ड है सब्सटेंशिएट। 5-6 दिन पहले मैंने सबसे पूछा था ये वर्ड, कुछ लोगों को नहीं आता था, गलत भी लिख रहे थे। सब्सटेंशिएट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रूव करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को जो आपने कह दिया उसको साबित करके दिखाना, एविडेंस के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है ना, सब्सटेंशिएट। इसको कोरोबोरेट करना भी बोलते हैं। तीनों अलग वर्ड्स हैं, सब सब सब, ऐसा ST सब। देखो यहाँ तक तो तीनों ही सेम है, सबस्टेंट तक तीनों सेम है, देख रहे हो, सबस्टेंट, सबस्टेंट, सबस्टेंट। ये ईयल है, ये इव है, ये ईएट है, मतलब दो तीनों के मीनिंग सबके अलग है। स्क्रीनशॉट ले लो, प्यारा सा सुंदर सा इसका। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेड, बहुत ही रिस्ट्रेंट। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई लोन इनको देने को तैयार नहीं है, सिर्फ उनको पेटीएम जैसी कंपनियां ही लोन देती हैं। अब ये कॉन्सेप्ट देखते हैं रिलेटिवली वाला। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली दो ऐसी एडवर्ब्स हैं जिनके बाद में हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यूज हो, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल ना हो। क्यों भाई, इन दोनों का मतलब होता है तुलनात्मक तौर पे। तो तुलनात्मक तौर पे जब इनमें आ गया तो फिर तुलना करने वाली कंपैरेटिव डिग्री की ज़रूरत इनके साथ में नहीं होगी, इसलिए पॉजिटिव डिग्री लगाओ, तुलना ये ऑलरेडी खुद ही करने वाले हैं। पीपल इन द वेस्ट आर रिलेटिवली रिचर। वेस्ट में जो लोग हैं वो तुलनात्मक तौर पे ज़्यादा अमीर होते हैं। देखो, या तो रिलेटिवली यहाँ ना लगाओ, रिचर लिख दो, है ना भाई, तुलनात्मक तौर पे ज़्यादा अमीर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रिलेटिवली लगा दिया तो फिर रिचर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुलनात्मक यहाँ से भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव डिग्री लगाएं, यहाँ लिखे रिच।
ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, पीपल इन द वेस्ट आर कंपैरेटिवली रिचर देन दोज इन एशिया एंड अफ्रीका। पश्चिमी देशों में जो लोग हैं तुलनात्मक तौर पे ज़्यादा अमीर होते हैं बजाय उन लोगों के जो एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। अगेन काम वही करना है, कंपैरेटिवली रिलेटिवली अपने साथ में, कंपैरेटिव डिग्री को नहीं लेता, आप रिच लिख देंगे यहाँ। लेकिन ध्यान ये देना है कि रिचर जो कि कंपैरेटिव डिग्री है उसका आना इस सेंटेंस में ज़रूरी है, क्योंकि आपने देन लगा रखा है। देन अपने साथ में कंपैरेटिव डिग्री ज़रूर लेगा, कल की क्लास में भी आपको बताया था। अगर देन लगाया है, तुलना हो रही है, तो रिचर लिखना ज़रूरी है। अब रिचर के साथ में कंपैरेटिवली नहीं आ सकता, तो क्या करें, इसको निकाल दो। तो आपको तो उंगली टेढ़ी करनी है, अगर ये लगाए हैं तो इसको पॉजिटिव बना दो, अगर इसको पॉजिटिव नहीं बना सकते देन की वजह से, तो फिर रिलेटिवली या कंपैरेटिवली को सेंटेंस से रिमूव कर दो। कॉन्सेप्ट इजी समझ में आ गया, बढ़े आगे। कह रहा नोटेबली NBFCs source approximately 36% ऑफ देयर बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक्स। नोटेबल बात यह है कि ये जो NBFCs हैं सोर्स करती हैं, लेकर के आती हैं 36% अपनी बोरोविंग्स को बैंकों से। तो 100 रुपये अगर ये आगे बांट रही है ना, उस 100 रुपये में से 36 रुपये ये किसी बड़े बैंक से उधार लाती हैं, 12% पे, 10% पे, 8% पे, जो आपको 30% पे उधार दे देती हैं EMI बना करके। NBFCs की वर्ब है सोर्स। कह रहा देयरफॉर इट कम्स एज नो सरप्राइज दैट द RBI हैज अर्ज्ड ऑल स्टेक होल्डर्स टू टाइटन देयर क्रेडिट स्टैंडर्ड्स। कह रहा जी इस प्रकार से ये चीज़ कोई भी सरप्राइज नहीं है, इस पर कोई भी हैरत अचंबा नहीं है कि RBI ने अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है सभी स्टेक होल्डर्स को, सभी भागीदारों को कि वो टाइटन करे, कड़ा बनाए, टाइट बनाए अपने क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को, उधार देने के मानकों को। बैंक भी बनाए, NBFC भी बनाए, सबको RBI ने इस घेरे में ले लिया, सबके ऊपर कुछ ना कुछ कड़ी जो है नियम लगाए गए हैं। इट की वर्ब है कम्स, RBI की वर्ब है हैज़ अर्ज्ड, है ना, RBI की वर्ब है हैज़ अर्ज्ड। अर्ज करना, किसी को रिक्वेस्ट करना, है ना, प्ली करना, अपील करना। टाइटन यानी किसी चीज़ को टाइट करना, इसका उल्टा होता है लूजन, किसी चीज़ को जो ढीला करना। कह रहे जी एज लार्ज स्केल डिफॉल्ट्स आर डेट्रीमेंटल टू द ओवरऑल इकॉनमी। ये इसलिए किया है क्योंकि बड़े स्केल पे अगर डिफ़ॉल्ट होंगे, बहुत सारे लोग अपनी EMI नहीं दे पाएंगे, अपने जूतों की, अपने हॉलीडेज़ की, अपने फ़ोन की, तो ये माने जाएंगे या माने जाते हैं, कंसीडर होते हैं बहुत ही ख़राब, डेट्रीमेंटल पूरी इकॉनमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। चलिए इट की वर्ब कम्स, RBI की वर्ब हैज़ अर्ज्ड, डिफ़ॉल्ट्स की वर्ब है आर डीम्ड, डीम करना, कंसीडर करना। डेट्रीमेंटल मतलब नुकसानदेह, हार्मफुल, प्रेजुडिशियल, परनीशियस, डिलेटेरियस, है ना, सब के सब जो है हार्मफुल के सिनोनिम है, और सब के बाद में टू लगता है। हार्मफुल टू समथिंग, फॉर नहीं, डेट्रीमेंटल टू द इकॉनमी, फॉर नहीं, डिलेटेरियस टू द, जो भी लगाना चाहते हो। इसमें एक और वर्ड आप जोड़ सकते हैं, इंजरियस, शायद हैंग हो गया, खुद से जोड़ लेना, ठीक है। इसमें इंजरियस वर्ड को भी आप टू के साथ में लगा के जोड़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अपने क्विज पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने सभी स्टेक होल्डर्स को अपने क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को टाइट करने के लिए क्यों कहा है इस पैसेज के हिसाब से? एनकरेज करने के लिए डिजिटल लेंडिंग को, लार्ज स्केल डिफ़ॉल्ट्स को एड्रेस करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए NBFC के शेयर को, या प्रमोट करने के लिए बिना गारंटी के लोन को, क्रेडिट को। मेरे ख्याल से लास्ट ही लाइन में, लास्ट सेंटेंस में इसका आंसर आपको मिल गया। निकाल दो आंसर इसका, फर्स्ट कमेंट में मैंने डाला है, वहाँ से मैच कर लेना, ठीक है। आंसर इज इन द फर्स्ट कमेंट, अपना निकालो आंसर और मेरे वाले से मैच करो। सेकंड में पूछ रहा है जी वो पैराडॉक्स, वो आप विरोधाभास जो है, एपरेंट जो है, उसको आइडेंटिफाई करो जो इस पैसेज में प्रेजेंट किया गया है रिटेल क्रेडिट की ग्रोथ को लेकर के और RBI के कंसर्न को लेकर के। भाई रिटेल क्रेडिट में ग्रोथ हो रही है तो अच्छी बात है ना, ये कंपनियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन RBI को कंसर्न क्यों होता है इससे? क्या पैराडॉक्स, क्या विरोधाभास इनकी ग्रोथ और RBI की चिंताओं के बीच में है? ग्रोथ इन रिटेल क्रेडिट इज पॉजिटिव, कंसर्न्स आर बेसलेस। रिपोर्ट ग्रोथ अच्छी बात है, RBI की चिंताएं जो है बिना किसी आधार की है, बेसलेस है।
आरबीआई इज इनडिफरेंट, आरबीआई को फर्क ही नहीं पड़ता इस रिटेल क्रेडिट ग्रोथ से। द पैराडॉक्स इज अनसॉल्वेबल, ये पैराडॉक्स जो है सॉल्व ही नहीं किया जा सकता, अनसॉल्वेबल है। और चौथा, रिटेल क्रेडिट ग्रोथ जो है पोज करती है चैलेंजेस को बावजूद अपने बेनिफिट्स के, अपने मुनाफों के। मीनिंग निकाल दिया, अब आंसर निकालना इजी होना चाहिए, एक भी बच्चे का गलत ना हो। फिर से रिवाइंड करके सुन लेना, 4 ऑप्शन आपको जो बताए हैं, एक आंसर बनेगा। फर्स्ट आंसर में सही कमेंट, सही आंसर जो है डाल दिया गया, अपना निकाल लो, फिर मेरे वाले से मैच कर लेना। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां सबके सब हैं वोकैब बेस्ड। वोकैब आपने देख ही लिए, मटीरियलाइज क्या होता है, कॉर्पोरेट क्या होता है, एनकैप्सुलेट, एनकम्पास, एंटेल, विविसेक्ट, डिसेक्ट, एमिनेट, सब्सटेंशिएट, बस इनको मैच करना है। अब ये करवाऊंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, आपने क्या किया फिर, भाई मैं ही आरसी बनाऊं, मैं ही सारे नोट्स बनाऊं, मैं ही क्विज बनाऊं और मैं ही सॉल्व करके चला जाऊं, है ना, पेपर भी मैं ही दे आऊँगा। फिर करो, सबके सब मैच करके बनाओ और आंसर से मेरे से मैच कर लेना। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है। लास्ट में मिलेंगे तीन एरर्स आपको इन द लास्ट सेंटेंस। पहली एरर मिलेगी इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास, दूसरी यहाँ मिल सकती है, और एक आंसर एक जो मतलब एरर जो है इस वर्ड की वजह से इसके आसपास आपको मिलेगी। तीनों को सही करेंगे, फर्स्ट कमेंट से मेरे आंसर्स को चेक करेंगे और बताएंगे आउट ऑफ 10 व्हाट स्कोर हैव यू अचीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।